अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के इनेकाद पर किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात के इजहार से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन केस निपटाते हुए रिमार्क्स दिए थे कि जिस किसी को इलेक्शन के होने पर एतराज़ है वो घर में अपनी बीवी से तो बात कर सकता है मगर मीडिया पर नहीं, वरना पैमरा कार्रवाई करेगा। अब इलेक्शन का इनेकाद तो पत्थर पर लकीर नज़र आ रहा है और हम मुतादिद मरतबा अपने प्रोग्राम में कहते भी रहे हैं कि इलेक्शन होने हैं, तैयारी इलेक्शन कमीशन की पूरी है। लेकिन अब जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन की शफाफियत की बात कर रही हैं, वो कबूलियत की बात कर रही हैं और ये झगड़ा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। कई साबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों और PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मियाँ साहब को मुस्तकबिल के लिए जो है वो ये समझते हैं कि वो फिक्स हो चुके हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और ये पोस्टरिंग जारी है। नून लीग इस तासर को कैसे ज़ायल करेगी, क्योंकि उनके लिए भी अब ये बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि अपने उनके इत्तेहादी जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने कुछ बात की इससे मुताल्लिक़, क्या कहा आपको पहले वो सुनवाते हैं। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना इसकी हिमायत करेंगे, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, ना हम इसके हामी हैं ना हम इसकी हिमायत करते हैं। अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और आज आसिफ जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मफाद में मिलकर किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर दिया है। क्या माज़ी करीब के इत्तेहादी मुस्तकबिल करीब में भी कोई पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तफाक कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि अगर इन दो जमातों के मामला दुरुस्त हो गए तो क्या तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्ती आएगी? याद रहे कि PTI की सियासी कमेटी के रुकन असद कैसर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी। अयास सादिक से भी उनके राब्ते थे जो वो अक्सर जिक्र करते रहे, क्योंकि वो स्पीकर की हैसियत से, साबिक स्पीकर की हैसियत से। दूसरी तरफ सियासी इज्तिमा करने के लिए पार्टी को भी मुश्किलात का हम देख रहे हैं उनकी सामना है। पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इंतज़ामी रुकावटें उनके सामने खड़ी हुई हैं, जिसका सियासी फ़ायदा तो ज़ाहिर नून लीग को पहुँचेगा, मगर पार्टी छोड़कर जाने वालों की अक्सरियत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होती दिखाई दे रही है। देखना यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा दिनों में क्या किरदार अदा करेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ में सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो मैं ज़रा आई स्टार्ट विद यू अज़मा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि बिल आखिर मियाँ साहब का जरदारी साहब का रब्ता हो गया है और हालिया दिनों में जो ज़ाहिर हम देख रहे थे कुछ बदमज़गी सी हो रही थी, पीपल्स पार्टी आप लोगों के खिलाफ बयानात दे रही थी, आप लोग थोड़ा सा वेल लेफ्ट कर रहे थे, लेकिन गिले शिकवे जो चल रहे थे, अब हम क्या समझें आज वो दूर हो गए गिले शिकवे? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, गुजारिश ये है कि ये खबर ज़राए पीपल्स पार्टी से आई, मैंने मीडिया पे देखा। मेरी जमात की तरफ से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है। इस हवाले से मैं नहीं समझती कि इस बात को पे मजीद जो कोई कयास आ रही होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल राब्ते होंगे, होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे। और आज बल्कि आपको अगर मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर याद हो, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस अज़म का इयादा किया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। खास तौर पर मईशत की बहाली जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो सिर्फ एक पार्टी का चैलेंज नहीं है, पूरे मुल्क का, रियासत पाकिस्तान का चैलेंज है। उसके लिए सबको मिलकर एफर्ट करनी होगी। इस हवाले से आज की जो कोई मुलाकात जो रिपोर्ट की जा रही है, मैं तो उसकी तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन PTI भी शामिल है सबको मिलकर चलने वाली पार्टी में। देखिए, जो पार्टी जो है जो आइन और कानून पे यकीन रखती है, जो दहशतगर्द जमात नहीं है, बिल्कुल उसके साथ बात होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। या लेकिन ये है कि वो PTI जो है वो पहले उसका अपना स्टेटस जो है, उसके पहले सरबराह का स्टेटस तो पता चल जाए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आज तक उन मौसूफ ने जो है वो तो कभी 9 मई की मजम्मत तक नहीं की हुई। वो आज भी समझते हैं कि मुझे पकड़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही रिएक्शन आना है। और उनको अभी भी ये लगता है कि अगर किसी ने कुछ किया था तो वो कारकुनों ने और लीडरों ने किया था, उनका कसूर नहीं है। ये अभी उनको जाहिर है कोर्ट से
अपने लिए जो है वो देखना है, उनके तोशाखाना के मामलात हैं, साइफर के ऊपर बहुत बड़ा पाकिस्तान से खेल गए वो, तो ये जो है वो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आज नहीं तो कल यकीनन राब्ता भी होगा और उनके साथ बैठकर पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो हल करने के रोड मैप पे जरूर बात होगी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक तो ये मुलाकात की इत्तलात हैं, हमारी इत्तलात ये हैं कि राब्ता शाब्ता यानी राब्ते की इत्तलात हैं और इत्तलात ये हैं कि राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अज़मा साहिबा इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो अपनी जगह कह रही हैं कि मेरे पास है नहीं वरना मैं ज़रूर बताती। लेकिन आप लोग क्या फ़ील ले रहे हैं कि ये दोनों जमातों के राब्ते हो रहे हैं? आपकी क्या वैसे इन्फॉर्मेशन है, और अगर हो जाता है तो क्या PTI पे मज़ीद सख्ती आएगी? क्योंकि जिस तरह अज़मा साहिबा कह रही हैं कि आपकी लीडरशिप ने खुल के अभी तक जो है ना वो कोई मजम्मत नहीं की है 9 मई के वाक़े की। उन्होंने कहा मैं अंदर था, लोग बाहर थे, शायद उन्होंने किया होगा, इसने किया होगा और इस तरह करके। तो वो कहती हैं जब तक आपका स्टेटस क्लियर नहीं होगा पार्टी का तो आप लोग उस कंसल्टेशन में, उस डिस्कशन में शामिल नहीं होंगे जो मुल्क को आगे ले जाने की प्लानिंग करेगी। योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं उन लोगों से आप क्या मुज़ाकरात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जिनको अपने जो बात करते हैं 3 महीने के अंदर अंदर वो उस बात से फिर जाते हैं। आपके 5 टॉप के नेम ऑफ PMLN कि आप ज़रा पंजाब और उससे हटो, इलेक्शन से टॉप की लीडरशिप 3 महीने बाद वो सारे मुकर गए उधर से। मौलाना साहब सितंबर में कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख अगर सदर साहब ने दी तो वो आइन शिकनी करेंगे नवंबर में। 2 महीने बाद, उधर 3 महीने भी नहीं लगे, 2 महीने बाद कि अगर सदर ने अपना चूँकि आइनी फर्जिया पूरा नहीं किया था तो इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इन लोगों के साथ आप क्या बात करोगे? इन लोगों का न दीन है न ईमान है किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, ना ये लोग पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कभी आए थे ना आएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उसमें शिक नंबर 22 है कि हम किसी इस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करेंगे। हर दफ़ा इवन 2007 में या 6 में इन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी। 2010 में PMLN ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट से बातें कर रही थी। अभी इन लोगों ने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करके वापस आ रहे हैं। PPP को इस वक्त खदशा ये है कि शायद ये लोग उनके हिस्से की भी चीज़ें उठा के ले जाए, इस वजह से वो है। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो वाकई डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है और ट्रू डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है तो उनको इनके साथ इल्हाक करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर आप रियलिटी में देखें तो इसके अलावा इन सब के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अकेले अकेले तो इनका वजन है ही नहीं। तो आप लोगों से डायलॉग के बगैर कोई चारा नहीं आप कह रहे? नहीं, देखिए, इनके पास आपस में मिलजुल के चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमसे डायलॉग करते तो ये इलेक्शन साथ लड़ेंगे आपके ख्याल में? उसके अलावा ये चारा नहीं है। दे आर सीट एडजस्टमेंट करेंगे, कोलेशन बना के ये यस। देखिए, कोलेशन में भी सीट एडजस्टमेंट्स होती है कि मैं और आप एक सीट से ना, तो मैं आप यहाँ नहीं बैठेंगे, मैं तो वो भी सीट एडजस्टमेंट होती है। आपकी बात वो तो हंसते रहे ना। देखिए, मैं उनकी क्या बात कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने बात की है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक लीडर, मेरे इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग चेयरमैन, हम लोगों ने सिंपल एक बात की है कि जो 9 मई में जो तोड़ फोड़ हुई है वो वाकई बहुत गलत हुई है। जो जलाव हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, हर एक ने कहा है, ठीक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जिन पे प्रूव हो उनको आप सजा दें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पार्टी एकदम लेकिन छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 9 मई के वाक़े को हमने हैंडल नहीं किया है, अफसोसनाक था। इसमें महमूद मौलवी साहब भी जो मेरे साथ अभी बैठे हैं, ये भी उसमें शामिल है उस फहरिस्त में। देखिए, इस तरह ये है कि एक प्रेशर है, बाज़ लोग वो प्रेशर एक वक्त तक बर्दाश्त करते हैं, बाज़ नहीं बर्दाश्त करते। हर एक अपना अपना वो है, वो छोड़ के चले जाते हुए, मतलब जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। अच्छा, ठीक है। उज़मा साहिबा भी चेंज कर चुकी है अपनी पार्टियां। लेकिन एक आखिरी चीज, जब इन्होंने बात की ना कि 9 मई की बात की, मुझे क्या बताया, डॉन लीग 9 मई नहीं था क्या? जब ये कहा गया था कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, क्या वो 9 मई नहीं था? एक मिनट है, एक मिनट। 9 मई को ये कहा, इससे ज्यादा आप रियासत को पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं? ये सारे 9/11 है। 9 मई को भी हमारा 9/11 है। देखिए, मेरी बात अभी आता हूं आपकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी आप इंडिया जाके कश्मीरी लीडर से नहीं मिलते, ये क्या चीज है? देखिए, बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें। मैं अज़मा साहिबा यकीनन बड़ी बेचैनी से इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन महमूद मौलवी साहब से भी मैं जरा जवाब ले लूं, फिर उसके बाद अज़मा साहिबा के पास आता हूं। मुझे महमूद साहब बताइएगा, आप लोगों से भी कोई राब्ता हो रहा है PMLN का
पीपल्स पार्टी का, या आप लोगों का राब्ता कभी टूटा ही नहीं? पीएमएलएन से राब्ता रहा है, क्या सिचुएशन रही है रवाबित की? देखिए, हमारा राब्ता जो है सबसे चलता रहेगा, और सियासत में मेरे ख्याल से राब्ते रखना बड़ी खुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स जो है सिंगल हैंडेडली होता नहीं है, सबको लेके साथ चलते हैं। और अगर मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सब लोग बनाना चाहते हैं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तो मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी से बात करो, बाद में देखिए जितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है इनसे बात नहीं करेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे, वो आज वक्त बता रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि हम मिल के बात करना चाह रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बात करना चाह रहे हैं? इसमें हमारी बात कर रहे हैं। देखिए, पीटीआई भी आज बात करना चाह रही है पीपल्स पार्टी से और पीएमएलएन से। इलेक्शंस में वो कह रहे हैं सिर्फ इलेक्शन पे देखिए बात ना, करना पीटीआई जो है कराची के अंदर, मैं आपको बताऊं, कराची के अंदर अभी पीपल्स पार्टी के पास गई थी डिप्टी मेयर के लिए, 2 दिन कबल की बात है, वो गई थी। उसकी वजह इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कोई हर्ज नहीं है उसकी वजह कि नेगोशिएशन होता है, डायलॉग होते हैं, एक दूसरे के साथ आदमी बात करता है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का राब्ता हो जाता है और यही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन बन जाता है, तो फिर आईपीपी कहाँ खड़ी? देखिए, हम भी अपने इलेक्शन कैंपेन तैयार कर चुके हैं, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और ये वक्त बताएगा। देखिए, ये जो है इलेक्शन ऐसी चीज है कि जब वोट पड़ेंगे, किसको कितने पड़े, किसकी सीट निकली, किसकी नहीं निकली, उसके बाद ही ये देखिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी जो बनेगा देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी मैं आपको आज बता दूं कि जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन से पहले किसी के साथ भी कोई पार्टी नहीं करती, इलेक्शन में हर पार्टी अपने नुमाइंदे खड़े करती है। उसके बाद में जो है अलायंसेस बनते रहते हैं। सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे आप कह रहे हैं? अलायंसेस बने, सॉरी आप कह रहे हैं इलेक्शन में ये लोग सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पीएमएलएन पीपीपी नहीं, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिए, आने वाली हुकूमत तो वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता दूं, आने वाली जो गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड। बिल्कुल, इट वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि देखें पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, आईपीपी भी है, पीटीआई भी है, जेयूआई भी है, जमात इस्लामी भी है, एमक्यूएम भी है। देखिए, हर आदमी अपना अपना हिस्सा लेगा। तो ये वन मैन शो तो कहीं भी नहीं है। जुस्सा होगा जी, एक साथ देखें, हर आदमी अपनी कुछ ना कुछ सीटें निकालेगा। कुछ इलाके में कोई मजबूत, मैं समझ गया आपकी बात। कोई आप जो असेस कर रहे हैं वो ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक जो है वो सब हो जाएंगे और उसके बाद एक नेशनल गवर्नमेंट होगी। तो अज़मा साहिबा, जरा आप बड़ी मुस्कुरा रही थी जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और आप मतलब यकीनन ज़ाहिर इनको जवाब देना चाह रही होंगी, लेकिन एक चीज़ तो ये हो रही है कि ज़ाहिर आप लोगों के राब्ते हो रहे हैं, ये इत्तलात आ रही हैं, आगे भी ज़ाहिर कोलिशन गवर्नमेंट भी शायद हो शायद ना हो, लेकिन महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि सबको ही बराबर का हिस्सा। तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? आप लोग सिंगल हैंडेडली सारा ये करेंगे मसला या कोलिशन होगी, क्या होगा आपका? देखिए आदिल, मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानती, ये परवरदिगार की ज़ात को मालूम है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो अपने तौर पर दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मसाइल जितने बड़े हैं, इसके ऊपर तमाम लोगों को मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। और इसके ऊपर लेकिन इसके साथ साथ एक मजबूत हुकूमत जो है वो ही पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो हल कर सकती है। सो यहाँ तक तो मैं इतना कहूंगी। अब आगे सेनेटर साहब की कुछ बातों का मुझे जरूर जवाब देना है। पहले तो बात ये कि आज अच्छा लगा कि जो है वो सेनेटर साहब को पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी बातें अच्छी लग रही हैं। अगर आपको याद हो, पीटीआई ने जो है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कोर कमेटी की तरफ से जो है पीपल्स पार्टी के साथ की शुक्रिया अदा किया। तो राब्ते वाब्ते तो इनके हो रहे हैं, पता नहीं, कहा जा रहा है, मीडिया के ऊपर बात हो रही है।
दूसरी बात यह है कि हमें कह रहे हैं फिर जाते हैं मुकर जाते हैं, जिनके लीडर का नाम ही यूटर्न खान है, वो हमें कह रहे हैं फिर जाते हैं मुकर जाते हैं। जो यूटर्न लेने को कुछ ज्यादा, उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ी अहमियत नहीं, जो कहता है लीडर यूटर्न लिया करते हैं, वो हमें कह रहे हैं। और सेनेटर साहब को शायद याद नहीं है कि इलेक्शन की 3 दफा डेट जो है वो उसके ऊपर इत्तफाक राय होने वाला था, लेकिन वही फितना खान साहब जो है वो बाज नहीं आए, और उनके दिमाग में जो चल रहा था वो अल्टीमेटली आपने 9 मई की शक्ल में देखा। इमरान खान को बाकायदा जजों ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि आप मुजम्मत तो कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजम्मत तो कर दें, उसने मुजम्मत नहीं की। उसने कहा कि मुझे पकड़ेंगे, रेंजर्स मुझे पकड़ेगी तो यही होगा ना। और आज भी ये सब कुछ जारी है। वो बैरूने मुल्क से बैठे हुए अपने चंद लोगों के जरिए जो है वो इदारों के खिलाफ लॉबिंग फर्म्स हायर करके हो, या वो जो है वो ये मियां वाली एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ, क्या उसके बाद आपने इनकी कैंपेन देखी जिसको पीटीआई जो है वो खुद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रीट्वीट कर रहा है उन चीजों को जहां पर जो शोहदा हैं, हमारे सिपाही हैं, उनके बारे में हर्जासराई की जा रही थी। तो ये आज भी बाज नहीं आए। वो आपको पता ना, डर्टी हैरी और एक पूरी कैंपेन है जो इन्होंने चलाई, जिसके ऊपर ये आज भी कायम है। और जो बिल्कुल महमूद बालवी साहब ने दुरुस्त कहा, आपको इमरान खान की तकरीरें याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो बात करना चाहता हूँ, मुझसे अब कोई बात नहीं करता। इसके साथ सब लोग बात कर रहे थे, इसको खुली छुट्टी मिली हुई थी, ये पेट्रोल बम फेंक रहा था, ये अदालतों के ऊपर हमले कर रहा था, और इसको कोई पूछने वाला नहीं था जब तक इसने 9 मई नहीं किया। तो ये वैसे 9 मई जो है अच्छा होता अगर इस फितने को उस वक्त पकड़ लिया जाता जब उसने पार्लियामेंट पे हमला किया था। वो 9/11 होना चाहिए था पाकिस्तान का, और इसको छूट मिली और यहां तक बात पहुंच गई। अब दूसरी बात, इनको पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शायद आरटीएस लगता है। जो ये दूसरों को कह रहे हैं ना पॉलिटिकल प्रोसेस से कभी आए ही नहीं, आप एक ही दफा आए और वो भी आरटीएस के थ्रू आए, वो भी आप अपने मददगारों की जो है वो कंधों के ऊपर बैठ के आए। अगर वो ना जो है उन्होंने आपकी मेहनत ना की होती 2011 में मीनारे पाकिस्तान के जलसे से शुरू करके 2018 तक के आरटीएस तक, तो भी टांगा पार्टी होती जो पिछले इतने सालों में तांगा पार्टी थी। सो इसलिए कुछ चीजों को जो है वो उसका रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। ये बात अपने तौर पर देखिए, ये भी तो एक फैक्ट है ना कि सेनेटर साहब भी तो मौजूद हैं। सेनेटर साहब के ऊपर कोई क्यों नहीं जो है वो कुछ कहता, क्योंकि सेनेटर साहब उसके अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। अब जो लोग मुलव्वस हैं उनको इसके देखिए उनको एक जवाब तो देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता इलेक्शन है इसलिए आप दहशतगर्दों को छुट्टी देते फिर दे निकाले तालिबान को भी बाहर, जिन्होंने जीएसटी पे हमला किया था। सेनेटर साहब ये आपके साथ इलेक्शन लड़ो। अब ये आपके साथ रहेगा, ये एलिगेशन रहेगा 9 मई के वाक़े के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई 9 मई के वाक़यात ना करते तो आज इस नहज को ना पहुंचते, वरना इससे पहले तो सब इजाज़त थी। और फिर अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है, इस कैंपेन का इल्ज़ाम भी वो यही है कि जी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये सब कुछ हुआ। फिर वो ये भी कह रही हैं कि इनकी सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये सब कुछ करते हैं और आपको कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। यही पिछले साल भी आपको याद होगा जब बलूचिस्तान में वाकया पेश आया था जिसमें कोर कमांडर शहीद हुए थे और कुछ और हमारे जो है वो ब्रिगेडियर्स और मेजर शहीद हुए थे। तो वो उस वक्त भी पीटीआई के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा कि उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड ने ये सारा काम किया प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में और रिफ्ट डालने की कोशिश की। इससे अपने आप को दूर कैसे करेंगे? बिकॉज ये तो एक ऐसा स्टिग्मा, एक ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ अब चल पड़ा है कि आपकी पॉलिटिक्स को ये परसू करेगा हर सूरत। देखिए इस तरह है, जो होता क्या है कि इन लोगों ने एक बयानिया बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यंगस्टर्स में। यंगस्टर्स आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, दे आर नॉट द वर्कर्स ऑफ पीटीआई। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं आपको ऑफिशियल वो सारे ट्वीट्स भिजवा देता हूँ, वो सारी चीज़ें भिजवा देता हूँ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली नंबर 1 जो ये अभी अटैक हुआ है उसकी स्ट्रॉन्ग मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस घटिया हरकत को, जिसमें ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो शोहदा है उनके साथ ये मतलब जो बात करना चाह रहे हैं उसकी स्ट्रांगली उन्होंने मजम्मत की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनके पास कोई और बयानिया तो है नहीं, ये बार बार एक चीज़, एक गलत बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने ये लोग देखें, जितना आज तक पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ है, ये जब कहते हैं कि अदालतों पे वो थे, अदालतों पे आज तक सिर्फ 2 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें नंबर 1 एक जज ब्रीफ केस लेकर जजों को खरीदने गया, नंबर 2 एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अटैक हुआ। उससे ज्यादा बड़ा, एंड याद रखें सुप्रीम कोर्ट उन 3 पिलर्स में से एक पिलर है जो कि
स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इन लोगों ने उसको वो किया था। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो बात की है एक और आईपीपी के लिहाज से बात की कि अलॉटमेंट होगी, सीटों की अलॉटमेंट होगी, ये डेमोक्रेसी तो ना हुई, ये तो अलॉटमेंट होगी ना। आप कुरानंदाजी में डाल दें कि भाई मुझे प्लॉट चाहिए, इनको बड़े, इनको इंपोर्ट किया हुआ है, बाहर से इंपोर्ट किया है, हालांकि ही इज एज ऑफ टुडे ही इज स्टिल कन्विक्टेड, उसको कॉर्नर प्लॉट आप दे रहे हैं, किसी और को आप दरमियान वाला प्लॉट दे रहे हैं, किसी को आप चार वाला वो कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सब, मुझे लगता है कि सब जमातें थोड़ा थोड़ा जो जीतेंगी वो अपना हिस्सा जो होगा वो फिर एक कौमी हुकूमत बन जाएगी, किसी को अलग नहीं रखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट है ना, मैं इलेक्शंस पे भी आता हूं। इन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक दफ़ा आई है सेंटर में, बिल्कुल मानते हैं, एक दफ़ा आई है, वो कहते हैं कि इसमें वो बैठ गए थे, ये जो आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, मैं कहता हूँ बिल्कुल बैठ गया था, लेकिन अजीब आरटीएस सिस्टम था कि जब तक वो खड़ा था उस वक्त तक ये लोग हार रहे थे, जब वो बैठ गए ये लोग जीत गए, इनके बड़े बड़े नाम जीत गए। अच्छा, नंबर 2 मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, 1990 में ये लोग कैसे आए, 1981 में ये कैसे आए, 1985 में ये कैसे आए, 1997 में कैसे आए, 2013 में ये लोग आरओ का इलेक्शन कौन कहता था कि पीटीआई कहती थी, हर एक कहते थे आरओ का इलेक्शन था। और एक मैं बात बताता हूँ, इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से 2 हफ्ता पहले इस्लामाबाद में मुलाकात शहबाज शरीफ की, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उस वक्त के चीफ जस्टिस की हुई थी, वो क्यों हुई थी? अच्छा महमूद साहब, पहले आप और फिर अजमा साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। जो इल्जामात चार्जशीट डॉक्टर साहब ने लगाया जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई बट रहा है क्या? जी जी आ रही है मुझे आपकी बात। देखिए मेरे ख्याल से, देखें मैंने ये नहीं कहा कि बट रहा है, और मैं ये डॉक्टर साहब को ये क्लियर कर दूं कि मैं जो है 2018 के इलेक्शन लड़ चुका हूं, और कम से कम मुझे कोई ये ना बताए कि इलेक्शन में कैसे क्या हुआ और पीटीआई कैसे जीती और कौन कैसे हारी। उसकी वजह यह है कि मैं उस खेल का, मुझे उस सारे प्रोसेस का पता है, मुझे कोई ना बताए। ये फैसल वाडा साहब परसों मेरे शो में कह के गए, और पीटीआई के जितने लोग अलग हुए हैं वो ये कहते हैं अब हमें ना बताएं कि 18 के इलेक्शन में हमने क्या क्या कुछ किया था। ये वो कह रहे हैं गालिबन, आप गौर से सुने। जी महमूद साहब। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि मुझे देखें, जिस खेल में हम खुद खेल रहे थे तो वो खेल तो हमें ना सिखाए ना कोई, कम से कम देखे ना, क्योंकि हम उसी को खेल तो, और ना उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हम आगे बढ़ने की बात करें, अभी जो इलेक्शन आएंगे, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि देखें इलेक्शन जो होगा, दिस वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट क्यों बनेगी, उसकी वजह यह है कि मैं अभी रिपीट कर रहा हूं कि क्लियर मैंडेट 2/3 का मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक किसी को नहीं मिलेगा, ना पीएमएलएन को मिलेगा, ना पीपल्स पार्टी को मिलेगा, ना पीटीआई, ना आईपीपी, ना जेयूआई, किसी को नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए, जो आरटीएस बैठा था, पीटीआई का मानना यह है कि आरटीएस बैठने से हमारी सीटें कम हुई थी, पीएमएलएन का कहना यह है कि आरटीएस बैठा था जब तो ये जीते थे। आपके ख्याल में 18 में आरटीएस बैठने से पीटीआई की सीटें कम हुई थी या ज्यादा हुई? क्योंकि आप तो उस वक्त सिस्टम का हिस्सा थे। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैं वो बोलते हैं ना, शरीक जुर्म ना होता तो चोरों का ठिकाना बताते, वो एक शेर है ना, मुझे आता नहीं है ना, तो इसके ऊपर बहस ना करें तो मुखबरी करते, इस तरह मुखबरी करते, बिल्कुल वही शेर मुझे याद नहीं था। तो वो देखें इस जो आरटीएस बैठा और क्या बयानिया तो जबरदस्त कर दिया, पीछे की बात तो वो कह रहे हैं मैं कितनी चीजों का विटनेस हूं, मुझसे पूछवाओ ही नहीं, वरना मैंने बताया दो। एक बंदा है वो एक्सेप्ट कर रहा है वो शरीक जुर्म था, तो इसका मतलब है वो मुजरिम हुआ, इसका मतलब है उसने, चलो नंबर ऑफ पीपल है, व्हाई डिड दे डू इट? क्या उनका उस वक्त जमीर नहीं था? उस वक्त वो खड़े हो जाते ना कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, बस ये इतना ही आपका वो जमीर है कि आप इतने में बिक गए। पार्टी में किसी का अगर फर्ज करे पार्टी में भी किया था तो खड़े हो जाते ना उधर पार्टी के उसमें। आज आपका जमीर जागा है, उस वक्त जमीर क्यों नहीं जागा था? उस वक्त आपको फायदा हो रहा था, तो इसलिए आपकी जमीर नहीं जागा। अगर आप जमीर की बात करते हैं तो ये इमरान खान का जमीर कहाँ था? जमीर की बात करते हैं तो इमरान खान का जमीर कहाँ था? वो तो जूते चाटने पर सर जी आप अपनी बात करें ना, फिलहाल तो आप अपनी बात करें, उसकी तो हम बाद में करेंगे। वो तो 9 जगह से खड़ा हुआ है, 9 जगह से जीता है। लाइन से बताऊंगा किस किसने किया, क्यों, कितनों ने सीटें ली है? क्या कराची में लोगों ने नहीं लिया सीटें? क्या ये तलवे नहीं चाट रहे थे? बताए ना, मुझसे जमीर की बात करते हैं, और बताए ना सर, लोगों की जमीर की बात करते हैं, कौन मुझसे जमीर की बात करता है? आप बताए ना, आप कन्फेस करें, आप कन्फेस करें कि आपने गलत किया था, खामोशी से बात कर रहा हूं, कन्फेस करें कि आपने गलत किया था। कर दूंगा पीटीआई को,
आप कॉन्फेस करें आपने गलत किया था। तो जितना आप इन नहीं थे उससे ज्यादा मुझे पता है। तो अपने आप जो मैं बात कर रहा हूं, मैं पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाह रहा हूं। सर पुरानी बातें आप पे ही आ रही है, मेरे पे तो नहीं आ रही। क्यों? आपके दूध के धुले में? मैं वैसे दूध का धुला हुआ हूं। ना खोले मेरा मुंह। हाँ, सब दूध के धुले। क्या हुआ था? सिर्फ कराची में ऐसा हुआ था या और भी जगहों पे हुआ था? क्यों हर जगह हुआ था? क्या बात कर रहे हैं? बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं उस चीजों को छोड़ दें, बहस करने पे चले हुए जमीर की बातें करते हैं। किसका जमीर क्या है मुझे भी पता है। आज जमीर की लोग बातें करते हैं। सर जी ये पॉलिटिक्स है ही गलत इस लिहाज के लोगों के से जो लोग उस वक्त गलत करते हैं। अगर आपका ज़मीर होता तो आप उस वक्त खड़े होकर कहते कि मैं ये नहीं करूंगा, आप उस चीज़ का हिस्सा ना बनते। अगर आप ना बनते बहुत अच्छी बात होती, आप बन गए। अगर हम लोग गलत कर रहे थे पीटीआई और आप बीच में शामिल थे तो मेरे भाई आपने गलत किया क्योंकि आपको फायदा हो रहा था। आप खड़े होते ना, आप इमरान खान को कहते कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम नहीं करेंगे ये गलत बात। जी महमूद मौलवी साहब, क्योंकि मुझे जरा ब्रेक लेनी है। जी महमूद साहब देखें, एक बात मैं इनका जवाब बड़े आराम से दे दूं कि हम जो है ना इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे थे, ये लीडर्स ने फैसला किया था ये कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैंने अपनी सीट छोड़ी है 2018 की इलेक्शन में पार्टी के कहने के ऊपर। मैंने 2018 में मुझे कहा गया था कि आप इसको चैलेंज नहीं करें, ये बात हो चुकी है। मैंने अपनी सीट छोड़ी है, जीती हुई सीट। जी एडजस्टमेंट कहां होता है क्या होता है मुझे सब पता है, तो इसलिए मैं उलझना नहीं चाह रहा हूं। तो सर ये कितने फीसद एडजस्टमेंट हुई थी पीटीआई की 2018 में? देखें वो जो सीट थी, देखें मैं फिर वही कह रहा हूं ना, बहुत सारी चीजों में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। नहीं मगर वो ठीक है, मगर वो मसला है ना, वो आपके ऊपर वो आपको ये कह रहे हैं कि आप अगर उस वक्त आप ही मना कर देते कि मैंने नहीं खड़ा होना, वो कह रहे हैं कि आप उस वक्त आवाज रेज नहीं की, आज कर रहे हैं। मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ उस वक्त कितने फीसद सीटों के ऊपर ये सब कुछ हुआ था जो आपका तज्जिया और तजुर्बा है और आपने देखा है सारा, मतलब पूरे मुल्क में? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए काफी सीटों पे हुआ था और मैं कम से कम मेरी सीट के ऊपर नहीं हुआ और कितनों के ऊपर हुआ ये सबको पता है। देखिए कुछ चीजें होती है ना, हकीकत है। तो मेरे ये कहते हैं हमारी सीटें कम हुई हैं, पीएमएलएन कहती है इनकी सीटें बढ़ी हैं इस तरह आरटीएस बैठने से। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये पीएमएलएन भी ये नहीं कह सकती, ठीक है ना, उनके दौर में भी यही हुआ, जैसे रेड कारपेट टाइम टाइम पे सबको मिलता रहा। तो देखिए हकीकत की बात करें, ठीक है ना, हर दौर में एडजस्टमेंट्स होते रहे हैं। मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि कोई ये ना कहे कि सब दूध के धुले हैं, हम सब सियासत में हैं। क्या एडजस्टमेंट? चलो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो अज़मा साहब आपकी तरफ आप जरा तफसील से इस पे बात कर लें, बिकॉज ब्रेक के बाद इस पे जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अज़मा साहब आप ये बताइएगा कि जो 18 के इलेक्शन पे सवालात उठ रहे थे, अब पीटीआई वो एतराज़ात उठा रही है, जो इल्ज़ामात अब आप लोगों पर लग रहे हैं, आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए ये तो इनके तो खैर काम इल्जामात लगाना है और सेनेटर साहब काफी सख्त गुफ्तगू कर लेते हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब मैं कुछ बात करूंगी तो कहीं एनी की तरह मुझे भी गेट आउट ना कह दें। तो मेरी गुजारिश होगी कि जरा अब जो है वो तहम्मुल से बात मेरी सुन लें। पहली तो बात यह है कि महमूद मौलवी साहब जो है उनका ज़मीर जाग जाना चाहिए था, उनको नहीं कह देना चाहिए था। लेकिन एक शख्स जिसको 2011 में जिसको जो है वो पार्टी बना के दी जाए, फिर उसके लिए पूरे उसको जो है वो जिस बात करें ना 2013 के इलेक्शन में, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी लेके गए और लॉन्ग मार्च को पूरा फैसिलिटेट भी किया, अंपायर की उंगली उठाने की जो है वो ख्वाहिश भी थी इनकी। लेकिन 2018 के सारे आरटीएस बैठने के बावजूद भी वो 4 सीटें जिन पर उन्होंने रौला डाला था, जिसके ऊपर अदालती कमीशन ने कहा कि कोई ऑर्गेनाइज धांधली नहीं है, अभी भी बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं, वो आज भी पीएमएलएन के पास है तमाम तर उसके। महमूद मौलवी साहब का ज़मीर जाग जाता, लेकिन वो आदमी जिसको पूरी ये से जो है बना के दी गई, जो वजीर आजम बन गया, जिसने सेनेट के इलेक्शन चोरी किए, किसी का उस वक्त ज़मीर जागा जब सेनेटर्स ने लाइन में लग के जो है वो खड़े होकर 64 सेनेटर्स जो है
वो हमायत करें जो है वो अपने बजिंजर साहब की, और जब पर्दे के पीछे जाएं तो फिर जो है वो उनके ज़मीर जाग जाए, फिर बाहर आके सेलिब्रेट किया जाए पीटीआई की तरफ से और कहा जाए कि ज़मीर जाग गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के ज़मीर तो ना ही जागे तो बेहतर है। सो इसलिए बहुत सारी बातें जो तल्ख की जा सकती हैं, जो ये दूसरों पे उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ लोग जो है वो अंदर अदालत में गए थे, उसके ऊपर तमाम लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए थे, जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। इनके साथ हुआ क्या अभी तक तो 9 मई का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी तक जो है वो मौसूफ जो है वो वर्जिश भी फरमा रहे हैं, वो मटन भी खा रहे हैं, वो मौजे भी कर रहे हैं, बेटों से गुफ्तगुएं भी उनकी होती हैं, उनका तो अभी बाल भी पाका नहीं हुआ, उनको किसी ने कहा क्या है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कह रहे थे ना घटिया हरकत वाकई है जिसने भी की है, क्या जो मोहित पीरजादा है, मुझे बताने की जरूरत है कि वो किसकी लाइन टो करते हैं? क्या उन्होंने ट्वीट की इस मियां वाली एयरबेस के ऊपर? क्या शाहीन सवाई जो है वो किसके आजकल कहने पे चलते हैं, वो किसके कहने पर जो है वो अदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं? और ये जो एजाज चौधरी साहब हैं जिन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी अपने टेलीफोन पे, अपने बेटे को हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम सब कुछ तबाह करके आ गए हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हसन न्याजी को भी आप लोग जानते हैं या भूल गए हैं? कोई मतलब उसमें आपको डिमिनेशिया तो नहीं होगा ना? हसन न्याजी याद है आपको कौन है जिसने यूनिफॉर्म पकड़कर जो है पूरे लाहौर की सड़कों पर घुमाकर जो तकरीरें की थी, कोई हाफिज नहीं बचेगा, कोई मौलवी नहीं बचेगा, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसके लिए इमरान खान ने बकायदा लोगों की जहन साजी की, इस बात से ये बच नहीं सकते। और मियां वाली एयरबेस वाला जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बकायदा पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और उनके वो तमाम ट्विटर के जो, ये कोई ABCD ने नहीं कर दिया, इनके वो डाई हार्ड कोर जो वो ओवरसीज है, वो अकाउंट्स हैं जो बैठकर ये सब कैंपेन चलाते हैं। ये कह देना ये नून लीग की, इससे बात खत्म हो जाएगी। सबको पता है वो अकाउंट किसके हैं, वो जो है वो किसके कहने पर चलते हैं। पॉइंट टेकन। तो बाहर बैठ के जिब्रान अलियास साहब क्या दे रहे हैं, वो जो एक घोड़ा बिठाया हुआ बाहर, जो इमरान खान को व्हाट्सएप पे चलाता था, जो उसको रॉ कहती थी, वो उसको बता देता था। उसका नाम ना ले दीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का म्यार ना गिराइएगा, मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा, क्योंकि अगर इस लेवल तक मेरा प्रोग्राम ना जाए, मेरी गुजारिश होगी वो जी नहीं। मुसीबत यह है कि ये इस लेवल तक चले गए हैं। अब वो ठीक है, आपकी तनकीद है, लेकिन मैं मतलब हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान की रियासत को, सियासत को ले गए हैं, हम वहाँ कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है जी। डॉक्टर साहब 2 मिनट्स बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब वो उन्होंने ये तमाम इवेंट्स हैं जो आपकी पार्टी ने किए हैं 11 से लेके आज तक। नंबर 1 सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, PMLN के लोगों ने गलत वो किया था, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वाज द कैंडिडेट, ये लोग मुकर्रे थे, इनके लोग मुकर्रे थे। ठीक है। नंबर 2 1996 में PTI फॉर्म हुई थी, 2011 तक PTI ने अपने आप को बनवाया था। वो इस तरह नहीं हुए थे कि एक दिन आप वो क्रिकेट खेल रहे हो उसमें जिम खाना में और वहाँ से आपको एक जनरल साहब बुला के कहें कि आओ जी कल से तुम यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कख नहीं पता कि फाइनेंस क्या चीज़ होती है, वो 3 लफ्ज नहीं फाइनेंस के ऊपर बोल सकता है। अच्छा, उसके अलावा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, तीनों दफा करप्शन पे निकला है, तीनों दफा हैट्रिक ऑन करप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो आपका आज मेन टॉपिक था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, इनको वो सारे लोग चाहिए जो कि खुले आम इनके लिए जो नॉट आउट होता है उसको भी आउट बताएं और जो चौका नहीं होता उसको चौका बताएं। हर वो चाहे थर्ड एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर, सारे अपने लिहाज से करें। PTI के साथ क्या हो रहा है? इनका तो चले मैं मान लेता हूं ना, इनका 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उनके साथ ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी वो बात की बात है, लेकिन इनकी बाकी सारी लीडरशिप थी ना। हमारी अभी हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये लोग कर सकते हैं, अपने कन्वेंशन कर सकते हैं। वो कन्वेंशन के KP की पुलिस ने जाके सारी कुर्सियां उठा ली। मुझे ये बताइएगा 2018 में जब मियां साहब को उनकी अहलिया से गुफ्तगू नहीं करने दी गई, अब आज खान साहब का भी पता चला कि वो बेटों से उनकी बात जो है वो नहीं हो सकी, आप मतलब आपको लगता है कि वाकई ये ट्रेंड ही ऐसा गलत सेट हो गया था जिसकी आज कॉस्ट पे करनी पड़ी? देखिए मैं ये समझता हूँ क्विकली सर 30 सेकंड्स मैं ये समझता हूँ ये सारी चीजें चाहे वो PTI कर रही है, अगर हमारे टाइम पे होता है चाहे किसी के टाइम पे होता है, ये चीज गलत है। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया था? ये सैफुर रहमान के आप सबसे ज्यादा उनके टाइम से हुआ था और दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। जी अज़मा साहब
मुझे नहीं पता सेनेटर साहब कब से पीटीआई की सियासत में एक्टिव हुए। मेरा ख्याल है जनरल पाशा साहब की वो मुलाकात जो शफकत महमूद के घर पे हुई थी और किस तरह से पार्टी डिजाइन करके दी गई थी, उसके बाद कैसे धरना हुआ था, वो सारी दुनिया को पता है। सेनेटर साहब को नहीं पता तो वो थोड़ा सा मुतालिया फरमा लें। दूसरी बात यह है कि एक इलेक्शन नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 5 इलेक्शन में से 4 इलेक्शन में नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया और उनकी हैट्रिक जो है वो पाकिस्तान की जो सिविल सुप्रीमेसी है वो उसके लिए हुई। वो चोर 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 करता करता आज खुद लोटे भी चोरी करता पकड़ा गया, वो खुद जो है वो हीरे जवाहरात भी चोरी करता पकड़ा गया। ज़कात खैरात तो वो शौकिया करता था, खाता था, वो दूसरों को आज बातें करेंगे। वो जाली एनओसी के ऊपर बना हुआ बनी गाला 300 कनाल का साकिब निसार की मेहरबानी से लेके बैठा था। महमूद साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट के बावजूद एक इल्जाम भी नहीं लगा। आप लोगों ने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़ा जी, आप पाइनएप्पल को तो छोड़ देते, बाकी चीजें तो छोड़े ना, हमने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़े। एक रेट्रिक से एक बार दूसरे को चोर कहने से पहले जो है अपने गिरबान में झांक लिया करें। आप जो है सर्टिफाइड चोर। देखिए मेरा कहना ये है, छोड़े ना पाकिस्तान की ज़कात। देखिए मेरा कहना ये है कि हमको ये इस मुल्क के हालात को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमको पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हुए इलेक्शंस में जाना चाहिए और इस मुल्क को और आवाम के लिए बात करनी चाहिए। बदकिस्मती से जो है हम इमोशनल हो जाते हैं हम के पार्टी के ऊपर, बेसिस के ऊपर, और मैं ख़ुद भी कहूँगा कि मुझे ख़ुद को भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। देखिए हमें आवाम की बात करना चाहिए, हमें लोगों की और इस मुल्क के इश्यूज की बात करना चाहिए। बदकिस्मती से हम जो है ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ठहराते रहते हैं, ये इस मुल्क के लिए नुकसान। थैंक यू सो मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अज़मा बुखारी साहबा, महमूद मौलवी साहब। बिल्कुल जिस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, जो इकॉनमी की कंडीशन है और बहुत सारे अहम मामलात हैं, उस पर दर हकीकत संजीदा गुफ्तगू के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मुल्की मसाइल, जिन मसाइल में मुल्क इस वक्त गिरा हुआ है उस गर्दाब से निकालना चाहिए। एक ब्रेक के बाद ज़रा दहशतगर्दी की जो नई वेव है इस पर कुछ बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। पहले पसनी, फिर मियांवाली एयरबेस, आज डीआई खान और खैबर एजेंसी में दहशतगर्द हमले हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानों की कुर्बानियां देकर नाकाम बनाए। दहशतगर्दी के वाक़यात का सिलसिला अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद बढ़ रहा है। तब से अब तक इन वाक़यात में सैकड़ों शहरी और अहलकार शहीद हो चुके हैं। इस दौरान क्रॉस बॉर्डर हमले भी हुए हैं, ताहम पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। यह हकीकत भी सामने आई कि मुल्क में होने वाले ज़्यादातर हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस थे। अहम बात यह है कि दहशतगर्दों के पास अमरीकी फ़ौज का छोड़ा हुआ जदीद असलहा है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना है कि हालिया दिनों में हसास तंसीबात पर होने वाले हमलों के क्या मुहरकात हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है जिनमें बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के क़याम की हिमायत नहीं करता। हुकूमत ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और अफगान बाशिंदों के इन वाक़यात में मुलव्विस होने की शवाहिद को बुनियाद बनाकर यह फैसला किया कि वो तमाम गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं वो रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ें। बसूरत दीगर तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। डेडलाइन गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ तो रद्द अमल में तालिबान इंतजामिया ने पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को ज़बरदस्ती बेदखल करना नाकाबिले कबूल करार दिया। अभी लेटेस्ट जो हमारे सामने फिगर आए उसके मुताबिक अब तक 1,70,000 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर अफगान जो मुकीम बाशिंदे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन पर मनफी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का सिलसिला भी जारी है। कुछ और अहम मामलात हैं जिसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। अपने साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जो हालिया अभी हम वेव देख रहे हैं दहशतगर्दी की, आपके ख्याल में ये किस तरह से हो रही है और ये एकदम तेज क्यों हुई है? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है कि बेसिकली अफगानिस्तान काबुल, लाहौर, दिल्ली एक्सेस जो है ये शटर जोन है
जो और अगर हिस्ट्री देखें 2000 साल की, तो हर 10 साल में कोई ना कोई लड़ाई हुई है, कोई इन्वेडर आया। एक तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान बनने के बाद जो है कोई ठंडी हवा नहीं आई, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर से, एंड देन दे हैव बीन कनाइमस विद ईस्टर्न नेबर जो है। अभी जो इसके दौरान 2 इंटरवेंशन है अमेरिका की और रशिया की, एक 20 साल रहा, एक 10 साल, उसका फॉलो आउट भी पड़ा हुआ है। जितने इमिग्रेंट्स हैं बिकॉज ऑफ सुपर पावर इंटरवेंशन, किसी ने, हमने तो इनवाइट नहीं किया था। सो एक तो ये बैकग्राउंड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान किसी बबल में नहीं रह रहे, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पावर प्ले। अभी जो आई थिंक चेंज ओवर हुआ और जब तालिबान 2 यहाँ पे कायम हुई, और उसमें काफी हेल्प किया पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली। इनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। और डिप्लोमेसी का इनका ये हाल है कि दिल्ली में दे कांट पोस्ट देयर एम्बेसडर, और एम्बेसी उनको शट डाउन करनी पड़ी है। मैं 3-4 मुल्कों के अलावा कोई ताल्लुकात भी नहीं है, और सारा केस लड़ा पाकिस्तान ने। इस जो नई वेव थी अमेरिकन इनखला के बाद, इसमें तकरीबन ऊपर नीचे अगर कर लें 17.5 लाख इलीगल अफगान वहां से आए। दे वर अकोमोडेटेड विद द प्रॉमिस के 7 लाख उसमें से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जाएंगे, जिनमें से आई थिंक कुछ थाउजेंड्स अभी गए हैं। सो ये बेसिकली बैकग्राउंड है। अभी आ जाते हैं जो तालिबान गवर्नमेंट है, हमारा बड़ा वर्किंग रिलेशनशिप रहा, और वो एक्सपेक्टेड था कि एंड दे प्रॉमिस इन दोहा कि जी टेररिज्म जो है वो यहाँ से एमिनेट नहीं करेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि पिछले 30 साल में टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी हमेशा इस्तेमाल हुआ वहां से, और शायद एक ही लीवरेज है, मतलब 2 लीवरेज है। एक टेररिज्म है इनके पास, और दूसरा है कि जी दे कैन लेट्स से कोलैबोरेट विद अ होस्टाइल पावर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के पास 6-7 पॉजिटिव लीवरेज हैं जो कभी हमने नेगेटिवली यूज नहीं किए। वन इज ऑफ कोर्स अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसके अलावा आपका फूड जहां से जाता है। ये जो हमारे बलूचिस्तान के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा 2 हमसाया मुल्क हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है। क्या ये जो हमारी पाकिस्तान की अफगानिस्तान पे जो पॉलिसी रही पास्ट में, ये उसके भी असरात हैं, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? जिसमें मैं जिसका जिक्र किया, जब 2 सुपर पावर तो आपने बेसिकली एडजस्ट किया। मतलब पाकिस्तान ने हमेशा आई वुड से कि हालात को देख के एडजस्ट किया है। एज अ स्टेट आपको करना भी पड़ता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जो डिसीजन थे जो गलत थे। बेसिकली उस वक्त की लीडरशिप ने लिए बेस्ड ऑन जो भी उनकी रीडिंग थी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। पाकिस्तान को खुद बचाना भी था, साहब 2 सुपर पावर जब आई हैं। तो अभी हम आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन है कि वाई तालिबान 2 गवर्नमेंट जो है वो आई वुड से कि अंडर हैंड सपोर्ट कर रही है, बिकॉज इनके जो अमीर हैं मुल्ला अहमदुल्ला का फतवा है, इट इज नॉट अलाउड, इनके जनाजे भी नहीं पढ़े जाएंगे। लेकिन क्या आंखें बंद कर ली जाती है? तो इसमें आई थिंक देयर इज अ कनाइमस, और बात वही एक्सटॉर्शन है, कंसेशन लेना चाहते हैं। दे वांट कि जी इन लोगों को यहाँ पे, जैसा फाटा में पहले इनका आई वुड से कि एक असर रसूख था, और देन दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द माफिया। इसमें इस्लाम नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। लेट्स से टीटीपी है, ये कौन सा इस्लाम है कि आप बच्चों को, खवातीन को मारें, या एक इस्लामी फोर्स पे हमले करें, या अपने बहन भाइयों पे हमले करें। तो बेसिकली इट्स अ लीवरेज। अभी सबसे ज्यादा तकलीफ आई थिंक ये भी है जो इस वक्त रिपेट्रिएशन हो रही है। ईरान ने 12 लाख रिपेट्रिएट किए 2 साल में, कोई चूं भी नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान की दफा आई थिंक सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि भी ये दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान जो गेम प्लान। पॉइंट टेकन सर। हाफिज साहब, दुनिया में ज़ाहिर दहशतगर्दी से मुतालिक स्पेशल लॉज होते हैं। हम पहले भी प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं। अब हमारी जो मिलिट्री कोर्ट्स थी वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरफ कर दिया, वो उड़ ही गया है वो मामला। सो क्या अब जो लोग अरेस्ट होंगे दहशतगर्दी के वाक़यात में, इस वक्त उनका मोराल क्या, मतलब ऐसा होगा कि ठीक है हम सिविलियन अदालतों में जाएंगे, हम फेस करेंगे, निकल जाएंगे, या वाकई वहाँ पर कुछ इनके खिलाफ हो सकता है? बिकॉज अभी क्या हम देख रहे हैं, जो लोग अगर पकड़े जाएं तो उनके साथ क्या होगा? आदिल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 2 तरह के लॉज होते हैं, एक आपका डोमेस्टिक लॉ होता है और आपका एक मिलिट्री लॉ होता है, इन एडिशन टू जो आपका इंटरनेशनल लॉज है। डोमेस्टिक लॉज आपको कोप करता है जो आपके सिविल ऑफेंसेस मुआशरे के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर चाहे वो आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं या आपके टॉर्ट्स के इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा आपका मिलिट्री लॉज होते हैं कि जिसके अंदर आपके मिलिट्री डिसिप्लिन को आप रेगुलेट कर रहे होते हैं। और दूसरा जो 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका एस्पेनेज है, स्पाई है, उसके बाद आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उस लेवल तक चले जाएं कि आपको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, जो हमारे मुल्क के अंदर पिछले कई साल से यहाँ पे हो रहा है, और उसकी एक वेव जो है आपने देखा है कि पिछले दिनों के अंदर उसका इजाफा हुआ है। फिर उसके बाद ये है कि बाहर के मुल्क से जो बैठ के फाइनेंसर हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करें, कॉन्स्पिरेसी करें, या नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रेस पास है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक है, जिस तरह आपने देखा कि मियाँ वाली के अंदर, अब आप देखें कि रिसेंट एक अटैक जो आपके सामने आया है,
इनको हर दुनिया का मुल्क मिलिट्री लॉज के अंदर जो है वो एक्सेप्शंस देता है, प्रोवाइड करता है, उनको रेगुलेट करता है और उनके लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाता है ताकि इन चीज़ों को एक्सपीडिशियसली डिसाइड किया जाए। चूँकि इसके अंदर एक्सपर्टीज़ भी होती है, फिर आपको वो लेवल ऑफ एविडेंस भी चाहिए होता है जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आपको ब्रेव भी होना पड़ता है उन चीज़ों के अंदर जाके कि हर आदमी या हर कोर्ट जो है वो इस तरह के लेवल के टेररिस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। अब हमारे मुल्क के अंदर भी ये चीज़ें आई, 1967 के अंदर पहली दफ़ा आया, जब 1952 के बाद, और वो 2 अमेंडमेंट्स थी जो सेक्शन 2D1 और सेक्शन 59(4) था, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोटेक्ट किया 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के अंदर। और वहाँ से लेके 2023 तक 23 अक्टूबर तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स जो हैं इन जजमेंट्स को भी वैलिडेट करती रहीं और इनके ऊपर जो कन्विक्शंस थी या उनको सेटिसाइड किया या क्विट किया, लेकिन कभी भी इन लॉज की वायरीज को आपने नहीं किया कि ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे 3 मेंबर्स बैंक था, 5 मेंबर्स बैंक था और 17 मेंबर्स बैंक था। अब आपके मुल्क के अंदर जो 23 को एक जजमेंट आई है, उसके अंदर आने से हुआ ये था कि वो जो आपका एक शील्ड थी इन सारी चीज़ों को पकड़ने की, जिसमें आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी हैं, जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, वो शील्ड जब हटी है और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, तो उससे एक शय बढ़ी। और शय ये बढ़ी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर जिन 5 चीज़ों की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया है, अगर कोई शख्स प्राइवेट आदमी जुर्म करता है तो उसको पाकिस्तान का मिलिट्री लॉ या पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता। उसी का इम्पैक्ट ये आया है कि आपके सामने ये देखें कि वेव भी आई है, इसके अंदर इंक्रीज़ भी आई है, चूँकि अब उनको एहसास इस चीज़ का हुआ है कि हमें पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ना ट्राई किया जा सकता है ना इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अब मैं समझता हूँ कि इसके 2 इंपॉर्टेंट जी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएट इसके अंदर अपील करनी चाहिए और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो लार्जर बेंच इस पर बनाना चाहिए, इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर जो एंटी टेररिज्म लॉज का ना होना, जो मिलिट्री लॉ से रिलेटेड हो और इस तरह का वैक्यूम होना किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट, डू यू सी एनी रेलेवेंस इन दिस जो एहसान साहब बात करें? 100%। मैं तो कहता हूँ कि ऑब्सोलीट लॉज हैं। आप 1880s के लॉ से गवर्न कर रहे हैं 3rd डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। बाकी कॉमन ने किया है, अमेरिका में आप देख रहे हैं, इंडिया ने किया है, तो आई थिंक वी हैव टू, जो आई थिंक 100% बात सही करें। बेसिकली नाउ यू आर, हमने लिखा भी इस पे कि नाउ असॉल्ट ऑन द स्टेट हैज बिकम कोशर। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मखसूस हालात है, मखसूस हालात को मखसूस तरीके से ही निपटना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की ऊपर अपना रहम फरमाए। जो अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये इंतहाई तकलीफ दे भी हैं हमारे लिए और हमें इस पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।